So today's topic particle nature of EMR. हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वेव नेचर ऑफ EMR एक है जो डिस्कस किया था. अभी पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, this particular concept which was given by Planck. So this theory is known as Planck's क्वांटम थियरी. इसको बोला जाता है प्लैंक्स क्वांटम थियरी. आज जो हम पढ़ेंगे वो दो पार्ट में होगा. एक है ये पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर है और दूसरा है वेव नेचर के बेस के ऊपर हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो जो ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. सो लेट अस स्टार्ट दैट पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर क्या बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थियरी. सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे रिसर्च हुए उसके बेस के ऊपर, और वी कैन से दैट experimental phenomenon such as diffraction and interference, these two can be explained by the wave nature and EMR. right? कौन है दो? एक है diffraction and interference can be explained by wave nature. ओके, वेव नेचर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेव नेचर यानी ईएमआर हुआ अल्टीमेटली, सो उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, सम ऑब्जर्वेशंस व्हिच कुड नॉट एक्सप्लेन विथ इवन ईएमआर क्लासिकल फिजिक्स. राइट, यहाँ पे मैं खास तरीके से लिख रहा हूं कुड नॉट एक्सप्लेन. इट कुड नॉट एक्सप्लेन विथ EMR एज क्लासिकल फिजिक्स. जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो दैट इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स. आप सोच रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री में फिजिक्स कहाँ से आ गया, लेकिन अल्टीमेटली तो साइंस है, सो मिक्स ही रहेगा. चलो, सो फर्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज. नंबर वन, नेचर of hot radiation or radiation from hot bodies. hot bodies यानी hot objects, right? जिसको हम दूसरा नाम देते हैं that is called black body radiation. right? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से इसको हम जानते हैं. यानी ये क्या है, एक सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं. कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई रेडिएशन पास होता है, तो वो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिएशन पास होता है तो उसके अंदर से एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर से कोई एनर्जी जनरेट होती है. वो हॉट बॉडी कैसे बोला जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है. तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकेंड वन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. सेकेंड, ये जो है इसके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस. राइट, इसके ऊपर से ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर से निकला, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये पढ़ेंगे हम आगे, एक या दो सेशन में आ जाएगा. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नंबर 3, वेरिएशन इन द कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. नंबर 3, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 4, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 5, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 6, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 7, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 8, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 9, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 10, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 11, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 12, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 13, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 14, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 15, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 16, variation in the capacity of the solid as a function of temperature. Number 17, variation in the capacity of the solid as a function of temperature.
हीट कैपेसिटी, राइट। अलग सबकी डेफिनेटली हीट कैपेसिटी अलग है सॉलिड्स की। हीट कैपेसिटी ऑफ वेरिएशन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, राइट, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस हिसाब से सॉलिड की हीट कैपेसिटी, उसको कितना रेडिएशन एमिट करता है, कितना एक्सेप्ट करता है, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। नंबर 4, that is line spectra of atoms. line spectra, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आएगा। line spectra of atoms with reference to hydrogen। ये 4 चीज है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर। एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, हर एक सॉलिड की कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी, एंड द लास्ट वन दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। So Max Planck explained the phenomenon of black body radiation. Right? Max Planck ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कही। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको कि when solids are heated, they emit radiation of wide ranges of wavelength. Right? When solids are heated, it emits wide ranges, right, wide ranges of radiation with different wavelengths, or variably wide ranges of with different wavelength। ओके, अभी वेवलेंथ क्या है हमने लास्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सेशन में। वेवलेंथ के बाद आता है, सपोज एक आयरन रॉड है। ये आयरन रॉड की सरफेस जब हीट होती है तो सबसे पहले आपने देखा होगा आयरन रॉड को अगर हम हीट करते हैं तो सबसे पहले उसकी सरफेस जो होती है वो रेड होती है, राइट। सबसे पहले कैसे हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है तो रेड हो जाती है। उसके बाद अगर उसको और हीट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, राइट, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद ये रेडिएशन कन्वर्ट हो जाएगी वाइट में। आगे भी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली ब्लू में, राइट। किस में हो जाएगी, ब्लू कलर में हो जाएगी। यानी ये आयरन रॉड है, उसकी सरफेस जिस हिसाब से है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो रेडिएशन है वो एमिट कर रही है, क्योंकि कलर क्या हो रहा है, चेंज। रेड के बाद व्हाइट हो रहा है, व्हाइट के बाद ब्लू हो रहा है। हमने देखा था कि रीजन्स अलग अलग पे वो एमिट करते हैं कलर। तो इस हिसाब से वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, frequency of emitted radiation goes from lower frequency to higher frequency as
टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट, डेफिनेटली, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑल्सो चेंजेस, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी फ्रीक्वेंसी बात। नाउ दिस पर्टिकुलरली द आइडियल बॉडी किसको बोला जाता है? द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब दोनों रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। किसको बोला जाता है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो होती है वो है आइडियल बॉडी which emits and absorbs, दोनों emits and absorbs radiation of all frequency, सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है वो एक्सेप्ट करती है और सभी फ्रीक्वेंसी है वो एमिट भी करती है। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। Now, exact frequency distribution of this radiation of black body depends only on its temperature. Temperature के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी एक चीज इसमें नोटिस करनी है कि सपोज जैसे जैसे टेम्परेचर है, द गिवन टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreasing with further decrease of wavelength. आप एक ग्राफ देखोगे, बुक में है, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वो मैक्सिमम रीच करता है और उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है, लाइक दिस, राइट। सो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेडिएशन जब इंक्रीज होता है तो उसकी वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। समझो, intensity of radiation increases with decrease of wavelength, यानी एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच के वो वेवलेंथ है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। नाउ प्लैंक ने एक सजेस्ट किया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, अलग अलग, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स absorb or emit energy in discrete quantity, not in continuous, discrete quantity, and that is called quantum, right? That is called quantum, which is the smallest quantity of energy. प्लैंक ने जो दिया वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, राइट, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। अभी क्वांटम है और इसके ऊपर द क्वांटम एनर्जी रेडिएशन जिसको बोला जाता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E is energy, right? E is quantum of the radiation. E is equal to ये quantum of the radiation, ठीक है, ओके। H जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अभी इसको हम डिनोट करते हैं ईज इज इक्वल टू एच.वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आगे हमने देख लिया है ऑलरेडी v इज इक्वल टू सी लैम्बडा, तो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। v इज इक्वल टू सी लैम्बडा भी हमने कल डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज है, ये 1 और ये 2, दोनों याद रखने हैं। इसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो विद दिस थियरी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ frequency and wavelength at different temperature। कि कोई फ्रीक्वेंसी कैसे कितनी है, इसका कलर के हिसाब से हमने देखा आगे चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स दैट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर। वेव नेचर के ऊपर जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, ये v इज इक्वल टू सी लैम्बडा के बेस के ऊपर हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में सबसे पहले हमको क्या करना है, कीप योर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक विथ यू। सबसे पहले आप अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक ले लो, राइट। उसके बाद आगे का वीडियो स्टार्ट करना। केमिस्ट्री की बुक हाथ में ले लो और सबसे पहले पेज नंबर 35 निकालो। पेज नंबर 35, उसमें प्रॉब्लम नंबर 2.3 होगा, निकाला, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज KHZ, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमको, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, v, जो हमको दी गई है 1368 किलोहर्ट्ज। ओके, 1368 किलोहर्ट्ज, फाइन। चलो कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ यानी हम करते डिनोट लैम्बडा। ओके, फाइन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ EMR emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? यानी कौन से रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता है, माइक्रोवेव में आता है, यूवी में आता है, इंफ्रारेड में आता है, किस में आता है, ये हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, वी नो दैट, व्हाट इज द फॉर्मूला, बुक में लिखा हुआ ही है, C इज इक्वल टू वी लैम्बडा। फाइन, फाइंड करना है हमको लैम्बडा, तो ये बन जाएगा C बाय V। C इज स्पीड ऑफ लाइट 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड V जो है वो किलो हर्ट्ज है, जिसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो किलो है तो 10⁻3। फाइन, सो 1368 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज यानी सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज का दूसरा सिंबल है सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट करते हैं इसको, 3/1368 ऊपर जाएगा तो 10⁵, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.00 के आसपास 29, सो 219.3 मीटर आंसर आएगा। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रेडियो वेवलेंथ। ये रेडियो वेवलेंथ है, सीधी बात है, और ये हमको मालूम भी पड़ जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद का जो प्रॉब्लम है
2.4, ये तो उससे भी इजी है, पेज नंबर 36 पे है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2.4, प्रॉब्लम नंबर 2.4 दैट इज ऑन पेज नंबर 36। ठीक है, चलो। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट है 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज और हर्ट्ज। तो सबसे पहले ये वेवलेंथ है, नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये सबसे पहले याद रखना है, फर्स्ट चैप्टर आ गया वापस। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, लेट अस मूव। इसमें दिया है हमको वायलेट के लिए सबसे पहले रीजन जो दिया है दैट इज 400 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और रेड के लिए जो होगा दैट इज 750 nm। सो 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये हो गया सबसे पहला स्टेप हमारा, दोनों को 10⁻⁹ में कन्वर्ट कर देना है। अभी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे फॉर वायलेट। वायलेट के लिए फॉर्मूला C इज इक्वल टू वी लैम्बडा है हमारे पास। सो V फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। सो C अपॉन लैम्बडा, C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्बडा वायलेट के लिए क्या है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अभी ये मीटर सेकंड इनवर्स है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स यानी हर्ट्ज ओनली। फॉर्मूला है ना, हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी में दो ही लिख सकते हैं हम, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं और सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो देयर इज नो इश्यू। सो 3/400 और इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में तो 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होगा सेकंड इनवर्स। दिस इज फॉर वायलेट रीजन। And for red, again C is equal to V lambda. So V is equal to C by lambda. क्या है 3.00 स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो फाइनल आंसर इज 4.00 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बहुत ही सिंपल सा सम, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। आज जो मैं आपको शीट दूंगा, एक प्रॉपर नोट्स के साथ शीट मिलेगी, उसके अंदर सभी प्रॉब्लम्स भी होंगे और एक्सरसाइज के भी 3 सम मैंने दिए हुए हैं जो आपको डेफिनेटली है वो यूज टू होंगे, जिसमें आप कर सकते। उसमें से एक हम करते हैं एक्सरसाइज में से, जो गो टू द एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 60, एक करते हैं। ठीक है, चलो। एक्सरसाइज का एक सम है, क्वेश्चन नंबर देखो 2.5, दैट इज ऑन पेज नंबर 65। ठीक है, इसके ऊपर हमको बताया गया है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प एज ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, यानी लैम्बडा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में। सो 10⁻⁹ मीटर हो गया, सही। चलो, नाउ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी भी मेजर करना है
और वेव नंबर भी मेजर करना है। वेव नंबर यानी 1/वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। ओके, तो ये हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए c इज इक्वल टू वी लैम्बडा। अभी ये दिमाग में डाल देना, c इज इक्वल टू वी लैम्बडा। v ढूंढना है, सो c/λ। c की वैल्यू तो अभी आपको डेफिनेटली रट्टा मार लो। स्पीड ऑफ लाइट 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा हमको दे दिया है 580। सो नीचे डाल दो 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट इट। सो फाइनल आंसर वुड बी around 5.172 into 10⁻14 हर्ट्स। हर्ट्स को या सेकंड इनवर्स लिखो, दो भी चलेगा। सेकंड अभी हमको ढूंढना है वेव नंबर। तो वेव नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले लैम्बडा मालूम होना चाहिए, है? हमको मालूम है लैम्बडा, यस मालूम है। सो वेव नंबर ये नहीं चल रही अच्छी तरीके से, हम इसको डिस्कार्ड कर देते। चलो नाउ सेकंड ले लेते हैं। वेव नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है? v बार इज इक्वल टू 1/λ। फॉर्मूला v बार इज इक्वल टू 1/λ। सो 1/λ कितना है? 1/580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर ऊपर गया, मीटर इनवर्स। सो आंसर इज 1.7241 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये आंसर हो गया। सपोज हमको बोला जाए कि इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो हम कैसे करेंगे? इसको सिर्फ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻² तो 10⁻² माइनस कर दो इसमें से। सो आंसर हो जाएगा 1.7241 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। आ गया समझ में? अरे बहुत इजी है यार, राइट? सो ये छोटे छोटे सम 1-2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी वर्कशीट में दिए हुए हैं, और इसके बेस के ऊपर आपको जो असाइनमेंट है वो मिलेगा, जो आपको सॉल्व करना है। कुछ है नहीं ज़्यादा, दिमाग मत लड़ाना, बहुत इजी है। एक चीज़ है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, राइट? दैट इज 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बस ये दोनों चीज़ याद रखना। 10⁻⁻10 मीटर फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक किया हुआ है, और मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो प्लस 10⁻², सो दैट इज 10⁻⁻8। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको आ गई तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो आज इतना हो रखते हैं, और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ है, तो डेफिनेटली आप एक फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एट माई कन्वीनियंसी। ठीक है? ओके फाइन, सो लेट अस वाइंडिंग अप। आई होप you are enjoying these lectures, and do hard work, stay home, stay healthy. Thank you.